दोस्तों, क्या आपको पुराने सालों का इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए थे किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से? या फिर क्या आप आपके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि अगेन आप आपकी रिटर्न्स नहीं भर पाए थे किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से? तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप पिछले 6 सालों तक का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। पिछले 6 सालों तक के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना है। आज आज आप आज की डेट में वो सारे रिफंड पिछले 6 सालों तक के क्लेम भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई लॉस है तो उन लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, उसी के बारे में मैं सी राहुल गोयल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आपको इसकी नेक्स्ट प्रोसेस पे कि कैसे आप रिफंड ले सकते हो, कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉसेस, उस पर मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, इस वीडियो का पूरा बेनिफिट उठाने के लिए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आइए मेरे साथ। आईटीआर जब अपन फिल करते हैं दोस्तों, तो एक ऑप्शन आता है उसमें कि किस सेक्शन में हम आईटीआर फिल कर रहे हैं दोस्तों। तो वहां पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे दोस्तों। 139(1) जो बोलता है बिफोर ड्यू डेट वाला, 139(4) बोलता है बिलेटेड वाला, 139(5) बोलता है रिवाइज रिटर्न वाला। एक नया ऑप्शन आया है दोस्तों, 119 सबसेक्शन 2 क्लोज बी आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। हालांकि ये सेक्शन पुराना है दोस्तों, ये सेक्शन नया नहीं है, लेकिन ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ये सेक्शन अभी ऐड किया गया है दोस्तों। तो क्या है ये सेक्शन दोस्तों, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आप कैसे हम रिफंड फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों ये सेक्शन पहले अपन एक बार रीड करते हैं, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर होगी दोस्तों। मैं आपको लेके चलता हूँ इनकम टैक्स की साइट पे ये सेक्शन रीड करने के लिए। एक्ट में चलते हैं अपन दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट 119 119 कौन सा सेक्शन था दोस्तों? 119 सबसेक्शन 2 क्लोज बी। आइए दोस्तों इस पे चलते हैं। 119 सबसेक्शन 2 क्लोज बी क्या बोलता है दोस्तों? ये क्लोज बोलता है द बोर्ड में सीबीडीटी में कर सकता है इफ इट कंसिडर इट डिजायरेबल और एक्सपेडिएंट सो टू डू फॉर अवॉइडिंग जेन्युइन हार्डशिप इन एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। कि जेन्युइन हार्डशिप को अवॉइड करने के लिए बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जनरल या स्पेशल ऑर्डर दे सकता है। ऑथोराइज एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑथोराइज कर सकता है। नॉट बीइंग ए कमिश्नर अपील्स, कमिश्नर अपील को ऑथोराइज नहीं करेगा, बाकी किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोर्ड ऑथोराइज कर सकता है। किसके लिए? एडमिट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए। क्लेम फॉर एनी एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिफंड और एनी अदर रिलीफ अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी रिलीफ लेने के लिए कोई एप्लीकेशन आई है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोर्ड ऑथोराइज कर सकता है किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को, जिसमें से कमिश्नर अपील्स को वो ऑथोराइज नहीं करेगा। और वो एप्लीकेशन कब आ रही है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड बाई और अंडर दिस एक्ट फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन और क्लेम एंड डील विद सेम ऑन मेरिट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर उसकी टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है उस पर्टिकुलर रिलीफ का, उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो बोर्ड उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, एडमिट करने के लिए किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को अदर देन कमिश्नर ऑफ अपील्स ऑथोराइज कर सकता है दोस्तों। तो अब इस सेक्शन के रेफरेंस में इन्होंने जिनको ऑथोराइज किया है इनकम टैक्स रिफंड्स देने के लिए, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों सर्कुलर पे। ये सर्कुलर इशू हुआ था दोस्तों 9 जून 2015 को। सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के रेफरेंस में इशू हुआ है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग रिफंड क्लेम एंड क्लेम ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अंडर सेक्शन 119(2)(b। क्या दे रहा है? ये कंडोनेशन दिया है जो आपने रिफंड क्लेम के लिए और क्लेम ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो कि आपकी डिलेड फाइलिंग है उसके कंडोनेशन के लिए ये इंस्ट्रक्शन, ये सर्कुलर इशू किया है। एक बार वापस सेक्शन में लेके चलता हूँ। सेक्शन क्या क्या बोलता था? सेक्शन बोल रहा था
कि एग्जम्पशन के लिए, डिडक्शन के लिए, रिफंड के लिए और एनी अदर रिलीफ के लिए। तो एग्जम्पशन और डिडक्शन के लिए कोई सर्कुलर नहीं है, ये सर्कुलर है रिफंड के लिए और एनी अदर रिलीफ। तो एनी अदर रिलीफ से मतलब आ गया यहाँ पे इस सर्कुलर में, इस सर्कुलर के हिसाब से एनी अदर रिलीफ आ गया आपको दोस्तों कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो आइए दोस्तों इस सर्कुलर की रीडिंग करते हैं। In supersession of all earlier instruction circular guidelines issued by Central Board of Direct Taxes from time to time to deal with the application for condonation of delay in filing returns, claiming refunds and return claiming carry forward of losses and set off thereof under section 1192B of the Income Tax Act, the present circular is being issued containing comprehensive guidelines on the condition for condonation of the procedure to be followed for deciding such matter। तो ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि अगर कोई ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन सर्कुलर गाइडलाइंस आ रखी थी इस रेफरेंस में, उन सबको सुपरसीड कर रहा है ये। यहाँ पे देख सकते हैं पहला ही वर्ड यूज हुआ है इन सुपर सेशन। अगर पहले कोई भी किसी भी तरह का सर्कुलर आ रखा था ऐसे रिफंड्स के मैटर्स के लिए, ऐसे कैरी फॉरवर्ड के केसेस के लिए जहां कंडोलेशन की रिक्वायर्ड थी, उसको सुपरसीड करते हुए इन्होंने एक नई प्रोसीजर जारी करी है 9/6/15 से। उसमें क्या बोला है उन्होंने दोस्तों, उन्होंने बोला द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, Commissioner of Income Tax shall be vested with the power of acceptance, rejection such application claims if the amount of such claim is not more 10 lakh। कि अगर 10 लाख से ज़्यादा का नहीं है, अगर 10 लाख से ज़्यादा का क्लेम नहीं है, where the amount of claim is not more than 10 lakh, तो किसको ऑथोराइज किया इन्होंने ऑथोराइज किया प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, कि प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर दूसरा, द प्रिंसिपल Chief Commissioner of Income Tax or Chief Commissioner of Income Tax shall be vested with the power of acceptance, rejection of such application if the amount of such claims exceed 10 lakh rupees। तो अगर आपका 10 lakh rupees but not more than 50 lakh rupees, तो अगर आपका अमाउंट 10 लाख से एक्सीड कर रहा है बट 50 लाख से कम है, तो ये पावर किसको वेस्ट किया है दोस्तों, ये अथॉरिटी किसको दी है, ये अथॉरिटी दी है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और अगर 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो ये पावर बोर्ड ने खुद के पास रखा है दोस्तों। तो अगर आपका अमाउंट 10 लाख से कम है तो आपको आपके जुडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाना है, उनके पास कंडोनेशन डिले लगानी है। अगर आपका अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है बट 50 लाख से और उससे कम है तो आपको आपके जुडिक्शनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर के पास जाके एप्लीकेशन लगानी है दोस्तों। और अगर आपका रिफंड अमाउंट या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज वाला अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है तो ये पावर बोर्ड ने अपने पास खुद से रखा है, तो आपको बोर्ड के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी दोस्तों। तो आपको देखना है कि आपका अमाउंट जो है साल दर साल, हर साल, ये इसमें आप देख सकते हो फॉर एनी वन असेसमेंट ईयर, एक असेसमेंट के लिए ये बात कर रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर असेसमेंट में 10 लाख, 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा, तो आपको उस पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन लगानी है। अब किसी असेसमेंट में 10 लाख, मान लो कि एक असेसमेंट ईयर में तो आपका अमाउंट है 10 लाख और एक असेसमेंट में ईयर में आपका अमाउंट है 60 लाख, तो आपको 10 लाख वाले के लिए सीबीडीटी के पास नहीं जाना, उस केस में आपको प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाना है। बट 60 लाख वाले असेसमेंट ईयर के लिए आपको सीबीडीटी के पास जाना है। सेम अगर एक असेसमेंट ईयर में आपका अमाउंट है 10 लाख का, एक असेसमेंट ईयर में है 20 लाख का, तो 10 लाख वाले के लिए तो आपको प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के पास जाना है और 20 लाख वाले के लिए आपको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर के पास जाना है। जो भी आपके जुडिक्शनल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमिश्नर ये हो, उनके आपको पास जाना है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अब बात आती है कि टाइम पीरियड। ये तो हो गया कि मॉनेटरी लिमिट के बारे में बात कर दी, यहाँ तो हमने यहाँ बात करी हु कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन कौन एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। अब बात करते हैं पीरियड की, बात करते हैं दोस्तों। नो कंडोनेशन एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ रिफंड और लॉसेस शैल बी एंटर्ड बियॉन्ड 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर फॉर विच द रिफंड एप्लीकेशन इज मेड। मतलब कि जिस असेसमेंट के लिए ईयर के लिए आपने रिफंड एप्लीकेशन या लॉस कैरी फॉरवर्ड की एप्लीकेशन लगाई है, उसके एंड से अगले 6 साल तक आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, उसके बाद आप नहीं लगा सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टिंग क्लेम्स, कब तक एक्सेप्ट कर सकता है जो भी आपका जुडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर है या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है या बोर्ड है। द टैक्सपेयर हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर मेकिंग ए क्लेम ऑफ रिफंड और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज विद इन नेक्स्ट 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 6 साल के अंदर अंदर उनको एप्लीकेशन लगानी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। Mr. Modi wants to claim a refund which he failed to claim but by not filing his return due to health condition in financially 16-17 में मोदी जी की तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से वो रिटर्न नहीं भर पाए और उनका कोई रिफंड बनता था दोस्तों। तो अब क्या होगा दोस्तों, तो 16-17 फाइनेंशियल ईयर का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है दोस्तों 17-18।
तो वहां से 6 साल, मतलब कि 31 मार्च 2024 तक वो अब अमाउंट है उनका 2 लाख का, 2 लाख का रिफंड नहीं क्लेम कर पाए थे 16-17 का, तो अब मैंने आपको बताया था 2 लाख 10 लाख तक के केस में आपको किसके पास जाना है, 10 लाख तक के केस में जाना है प्रिंसिपल कमिश्नर के पास या फिर कमिश्नर के पास। तो मोदी जी जाएंगे दोस्तों अब किसके पास, वो जाएंगे प्रिंसिपल कमिश्नर के पास या फिर कमिश्नर के पास। और कब जाना है उनको, 31 मार्च 2024 से पहले उनको जाना पड़ेगा। ये जो आपका 18 खत्म हो रहा है, मार्च 18 को असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है, वहां से 6 साल, मतलब कि 31 मार्च 2024 से पहले पहले या 31 मार्च 2024 तक जुडिशनल प्रिंसिपल कमिश्नर के पास मोदी जी को एप्लीकेशन लगानी है दोस्तों। नेक्स्ट क्या बोलता है ये प्रोविजन, नेक्स्ट ये बोलता है दिस लिमिट ऑफ 6 years shall be applicable to all authorities having powers to condone the delay। मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सीबीडीटी, ये सबके पास ये पावर है 6 साल वाला, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ए कंडोनेशन एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। अब बात आ रही है कि जब आपने एप्लीकेशन लगा दी उसका निपटारा कितने टाइम में होगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज दी है बोर्ड ने ताकि चीजें डिले नहीं हो और आगे। ए कंडोनेशन एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर। कब से, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एज फार एज पॉसिबल। कि जिस महीने में आपके पास एप्लीकेशन आई है उस महीने के एंड से 6 महीने के भीतर भीतर आपको ये पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मोदी जी ने एप्लीकेशन फाइल करी अपनी 20 मई 2020 को दोस्तों। तो 20 मई 2020 इस महीने के एंड से 6 महीने तक, मतलब कि इस महीने का एंड हो गया 31 मई 2020, इसके 6 महीने तक, मतलब कि 30 नवंबर 2020 तक ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी, या तो रिजेक्ट, अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, अगर जेन्युइन हार्डशिप नहीं है तो रिजेक्ट, अगर जेन्युइन रीजन जेन्युइन हार्डशिप है तो उनको ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी 30 नवंबर से पहले पहले विद इन 6 मंथ दोस्तों। नेक्स्ट क्या बोलता है ये इसका 4th पॉइंट, इन ए केस वेयर रिफंड क्लेम हैज अराइजन कंसिक्वेंट टू ए कोर्ट ऑर्डर। अगर कोर्ट ऑर्डर की वजह से रिफंड आया दोस्तों, कोर्ट का ऑर्डर बहुत बार डिले हो जाता है, 4 साल बाद आपके किसी पुराने 5-10 साल बाद किसी पुराने केस का आपका ऑर्डर आया कि आपको रिफंड मिलना चाहिए। उस केस में क्या होगा, मान लो कि आपके 10 साल पुराने पीरियड का रिफंड आया, आप 5-7 साल 8-10 साल लग गई कोर्ट ऑर्डर में और 6 साल वाली टाइम पीरियड निकल गई, उस केस में क्या होगा, उस केस के लिए पर्टिकुलर 4th पॉइंट दिया है, द पीरियड फॉर विच एनी सच प्रोसीडिंग वर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ शैल बी इग्नोर्ड। कि जितने टाइम के लिए आपकी प्रोसीडिंग चल रही थी वो वाला टाइम हम हटा देंगे 6 साल कैलकुलेट करने के लिए, वाइल कैलकुलेटिंग द सेड पीरियड ऑफ 6 year। तो 6 year का पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम वो जितने टाइम आपकी कोर्ट में प्रोसीडिंग चली है, जितने साल, वो वाला टाइम पीरियड हटा देंगे, उसको हटा के फिर 6 साल काउंट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बट आगे इसमें प्रोविजन दिया, provided such condonation application is filed within 6 months from the end of the month in which the court order was issued। जिस महीने में कोर्ट ऑर्डर इश्यू हुआ था उस महीने के एंड से 6 महीने के भीतर भीतर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लेटर, और उस वो जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उन दोनों में से जो भी बाद में हो रहा है उसके पहले पहले आपको लगा देनी है। जैसे कि मई में कोर्ट का ऑर्डर आया, मई 2020 में कोर्ट का ऑर्डर आया, तो उसके 6 महीने हो गए आपके 30 नवंबर 2020। एक टाइम तो हो गया 30 नवंबर 2020, दूसरा टाइम हो गया फाइनेंशियल ईयर एंड। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2021। तो विच एवर इज लेटर कि 31 मार्च 2021 तक आपको एप्लीकेशन लगा देनी है दोस्तों। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या बोलता है, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन विद इन द मॉनिटरी लिमिट्स डेलीगेटेड टू द प्रिंसिपल कमिश्नर्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इन केस ऑफ सच क्लेम विल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। उनको जो पावर दिए गए हैं उसके साथ कुछ कंडीशन भी दी गई है। ये हमेशा से होता है दोस्तों, अगर आपको कोई राइट दिए जाते हैं तो ड्यूटी भी दी जाती है, शर्तें भी दी जाती है। एट द टाइम ऑफ कंसिडरिंग द केस अंडर सेक्शन 1192B, जब आपके पास केस आता है, ये बोला जा रहा है जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन्स हैं उनके लिए कि जब आपके पास केस आएगा आपको क्या इंश्योर करना है, इट शैल बी इंश्योर्ड दैट द इनकम लॉस डिक्लेयर्ड एंड और रिफंड क्लेम्ड इज करेक्ट एंड जेन्युइन एंड ऑल्सो दैट द केस इज ऑफ जेन्युइन हार्डशिप ऑन मेरिट। तो उन अथॉरिटीज को क्या देखना है कि जो भी उन्होंने अमाउंट डिक्लेयर किया है एसएससी ने, इनकम लॉस रिफंड क्लेम, वो करेक्ट है, जेन्युइन है, और वाकई में उनके साथ कोई जेन्युइन हार्डशिप हुई थी दोस्तों। ये उनको इंश्योर करना पड़ेगा। किसको इंश्योर करना पड़ेगा, जो भी अथॉरिटी वो एप्लीकेशन देख रही है। नेक्स्ट द प्रिंसिपल सीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ सीआईटी,
चीफ सीआईटी डीलिंग विद द केस, ये जो अथॉरिटी केस देख रही है, सेल बी एम्पावर्ड, उनको पावर दिया गया टू डायरेक्ट द जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर टू मेक नेसेसरी इंक्वायरीज और स्क्रूटनाइज द केस इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू एसरटेन द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम। वो उनको एम्पावर किया गया कि आप जो भी जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर है उसको बोल सकते हो, उसको डायरेक्शन दे सकते हो कि भैया आप इंक्वायरी करो और स्क्रूटनाइज करो, इसकी स्क्रूटनी करो कि जो असीसी बोल रहा है वो सही है ना, उसका जो क्लेम है वो करेक्ट है या नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है 6 पॉइंट, ए बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर सप्लीमेंट्री क्लेम ऑफ रिफंड, क्लेम ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ रिफंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर फॉर द सेम ईयर कैन बी एडमिटेड फॉर कंडोनेशन प्रोवाइडेड अदर कंडीशन इज रेफर्ड अबव और फुलफिल्ड। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर ईयर का असेसमेंट हो गया, अब तक तो हमने पढ़ा कि हमने रिटर्न ही फाइल नहीं करी थी किसी पर्टिकुलर जेन्युइन रीजन की वजह से, अब अपन देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ईयर का असेसमेंट हो गया, मतलब कि आपने रिटर्न फाइल करी थी, असेसमेंट हो गया, बट बाद में पता चलता है कि कोई रिफंड और था वो बाकी रह गया, या कैरी फॉरवर्ड कोई रिफंड था जो आपका बाकी रह गया उस असेसमेंट में, ये बाद में पता चलता है, तो उसकी आप एप्लीकेशन लगाते हो। उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में ये होगा कि वो वाली एप्लीकेशन भी आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी, बट ध्यान रखना अदर कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हो, कि मतलब कि वो जेन्युइन हो आपका केस और 6 साल वाली कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो दोस्तों। नेक्स्ट आगे कंडीशन डालिए, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन विद इन द मॉनेटरी लिमिट्स डेलीगेटेड टू द प्रिंसिपल सीआईटी चीफ सीआईटी in case of returns claiming refund and supplementary claim of refund would be subject to the following further condition। आगे नेक्स्ट और कंडीशन दी है, पहले क्या कंडीशन दी थी जो हमने 5th में पढ़ा था कि भैया उनको इंश्योर करना है अथॉरिटीज को कि केस बंदे का जेन्युइन है ना। दूसरी आगे क्या कंडीशन दी इन्होंने, ये कंडीशन दी इन्होंने कि द इनकम ऑफ द असेसी इज नॉट असेसिबल इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि किसी और पर्सन के हाथ में वो इनकम असेसिबल नहीं होनी चाहिए। नो इंटरेस्ट विल बी एडमिशेबल ऑन बिलेटेड क्लेम ऑफ रिफंड, आपको जो रिफंड मिल रहा है उस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। द रिफंड हैज अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स एंड और एक्सेस एडवांस टैक्स पेमेंट और एक्सेस पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आपका रिफंड क्यों बन रहा है, उस रिफंड के इन्होंने दोस्तों रीजंस दिए। पहला रीजन दिया कि टीडीएस आपका एक्सेस कटा हो, या टैक्स कलेक्टेड आपका एक्सेस हुआ हो, या एक्सेस एडवांस टैक्स का पेमेंट हुआ हो, या एक्सेस सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट हुआ हो। अगर इन चार कारणों की वजह से, अगर इन चार कारणों की वजह से आपका रिफंड बन रहा है तो ही आपका क्लेम एक्सेप्ट हो सकता है। साथ में जेन्युइननेस वाली, अनड्यू हार्डशिप वाली, जेन्युइन हार्डशिप वाली भी कंडीशन फुलफिल हो, बट आपको वो ये जरूर देखेंगे कि आपका रिफंड इन चार कारणों से हो रहा है दोस्तों। अगर इन चार कारणों की वजह से रिफंड हो रहा है, रिफंड बनता है, तो ही आपकी एप्लीकेशन आगे जा पाएगी, अदर आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं जा पाएगी। साथ में ये दो कंडीशन और आपकी फुलफिल होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बोलता है दोस्तों 7th पॉइंट, in case of an applicant who has made investment in 8% saving bond 2003 issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सेविंग बॉन्ड इश्यू किए थे जिनका नाम है 8% सेविंग बॉन्ड, अगर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये उससे रिलेटेड है। ऑप्टिंग फॉर स्कीम फॉर कम्युनिटिव इंटरेस्ट ऑन मेच्योरिटी बट हैज अकाउंटेड इंटरेस्ट अर्न ऑन मर्केटाइल बेसिस, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 8% सेविंग वाले में और आपने जो इंटरेस्ट है वो मर्केंटाइल बेसिस पे बुक करते हुए आ रहे हो, बट आपने क्या ऑप्ट किया है कि मुझे इंटरेस्ट एक्चुअल में जो रिसीव होना चाहिए वो कम्युनिटिव बेसिस पे होना चाहिए, जब मेच्योरिटी होगी उसकी उस टाइम पे मुझे रिसीव होना चाहिए। उस केस में उन्होंने क्या किया, उस केस में आगे इन्होंने बोला द इंटरमीडियरी बैंक एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी हो रही थी हैज डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स ऑफ द एंटायर अमाउंट, कि उन्होंने साल दर साल तो टैक्स नहीं काटा था, बट बैंक ने क्या किया जब मेच्योरिटी पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रही थी, क्योंकि एससीसी ने आपने कम्युनिटिव इंटरेस्ट मेच्योरिटी पे लेने का ऑप्शन चूज किया था, तो बैंक ने जब आपको मेच्योरिटी पे आपको इंटरेस्ट दे रहा था उस टाइम उसने सारा का सारा टीडीएस काटा। अगर ऐसे केस की वजह से आपका रिफंड बन रहा है तो बोर्ड ने बोला कि उस केस में टाइम लिमिट फॉर 6 ईयर फॉर मेकिंग सच एप्लीकेंट मेकिंग फॉर सच रिफंड क्लेम्स विल नॉट बी एप्लीकेबल, उस केस में 6 साल वाला टाइम पीरियड हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट बोला इन्होंने द सर्कुलर विल कवर ऑल सच एप्लीकेशन क्लेम्स फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 119(2)(b विच आर पेंडिंग एज ऑन डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सर्कुलर, सर्कुलर की डेट पे भी अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन क्लेम्स फॉर कंडोनेशन चल रहा था वो भी सर्कुलर के तहत कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट द बोर्ड रिजर्व द पावर, बोर्ड ने अपने पास कुछ पावर भी रखा है दोस्तों, क्यों रखा है देखते हो पहले पावर क्या है, टू एग्जामिन एनी ग्रीवेंसेज अराइजिंग आउट ऑफ एन ऑर्डर पास्ड और नॉट पास्ड बाय अथॉरिटीज
mentioned in para 2 above and issue suitable direction to them for proper implementation of this circular। एक पावर रख लिया अपने पास कि अगर कल को कोई ग्रीवेंसेज अराइज होती है किसके अगेंस्ट, अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है या ऑर्डर पास नहीं किया है उसके अगेंस्ट अगर कोई ग्रीवेंसेज अराइज होती है एससीसी की तरफ से, तो सीबीडीटी बोर्ड डायरेक्ट कर सकता है उन अथॉरिटीज को सर्कुलर को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए। हाउएवर फिर भी नो रिव्यू ऑफ और अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सच अथॉरिटी वुड बी एंटरटेन बाय द बोर्ड। इन जो अथॉरिटीज ने जो पैरा 2 में हमने पढ़ा था उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया उसके अगेंस्ट नो रिव्यू और नो अपील बोर्ड एक्सेप्ट करेगा। बोर्ड किसी भी तरह की कोई अपील एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। हाँ, बट अगर कोई ग्रीवेंस है आपकी तो हो सकता है उस ग्रीवेंस के लिए बोर्ड उन अथॉरिटीज को डायरेक्ट करे कि भैया सर्कुलर का सही से इंप्लीमेंटेशन करो, अगर बोर्ड को लगता है कि सर्कुलर का सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इसकी पूरी प्रोसीजर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आपको ध्यान रखना है जब आप जाओगे यहाँ पे 1192 भी सेलेक्ट करने तो सबसे पहले आपको कंडोनेशन ऑफ डिले लेके आनी है, उसके बाद आप यहाँ फाइल करोगे दोस्तों। यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। जब कंडोनेशन ऑफ डिले आप ले लोगे उसके बाद आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपकी आईटीआर फाइल करनी है रेस्पेक्टिव ईयर की। आपको आपका रिफंड मिल जाएगा और आप कैरी फॉरवर्ड भी कर पाओगे आपके लॉसेस अगर कुछ थे तो। दोस्तों ये बहुत ही वेलकम मूव है कि इसका ऑनलाइन ऑप्शन भी दे दिया है दोस्तों। इससे ये प्रोसेस थोड़ी फास्टर भी हो जाएगी और आपका जल्दी भी रिफंड क्लेम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको आगे अपडेट्स मिलती रहेगी दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच।